ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से बहुत सारे लोगों को कहीं भेजा जा रहा है और उन सारे लोगों के हाथों पे डिजिट के मार्क को स्टैम्प कर दिया जाता है। इसी बीच उसी जगह पर हम एक फादर और डॉटर को देखते हैं जो कि आपस में कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं। फादर अपनी डॉटर सेहे को कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम जाओगी। सेहे काफ़ी रो रही होती है और अपने फादर को कहती है कि हम साथ चलते हैं पापा, पर सेहे के फादर इनकार करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अकेले जाना होगा और सेहे से उसके फादर पूछते हैं कि वो 3 बातें जो मैंने तुम्हें याद रखने को कही थी, क्या वो तुम्हें याद है? सेहे रोते हुए वो 3 बातें अपने फादर को बताती है। पहली बात, जब सेहे वहाँ पहुँचेगी तो उसे वहाँ से भाग जाना होगा, किसी भी कीमत पर कोई उसे पकड़ ना पाए, और अगर वो पकड़ी जाए तो ऐसा दिखावा करना है कि वो गूंगी है। दूसरी बात जो सेहे के फादर उसे याद रखने को कहते हैं कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। तीसरी बात होती है कि हातिसुल नाम के इंसान से हमेशा दूर रहना। इतने ही देर में सेहे अपने फादर से वापस से पूछती है कि मॉम का क्या, अगर वो मर जाती है तो? सेहे के फादर उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि आखिर में तो हम सब मरेंगे, लेकिन फिर भी सेहे अपने फादर को कहती है कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। सेहे के ये कहने के बावजूद उसके फादर उसे प्रॉमिस करने को कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी और जो उसे पसंद हो वो करेगी। अब सीन चेंज होता है तो हमें दिखाया जाता है कि सेहे काफ़ी डरी हुई है और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए रेलवे ट्रैक के साइड में चल रही है, और यहाँ पर सेहे को देख के ये लग रहा है कि उसे खुद के पकड़े जाने का डर है। सेहे का पैर काफ़ी इंजर्ड था लेकिन वो फिर भी चली जा रही थी। सेहे अब चल ही रही होती है कि अचानक से एक लाइट सेहे की ओर जूम होती है और सेहे ये देख काफ़ी घबरा जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो कुछ अजीब से लोग सेहे की ओर गन पॉइंट किए हुए खड़े होते हैं। सेहे ये देख अब भागने लगती है। सेहे छुपने के लिए ट्रेन के नीचे जाकर बैठ जाती है और जो लोग सेहे के पीछे पड़े होते हैं वो भी सेहे को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी भागने के बाद सेहे ट्रेन के ऊपर जाके बैठ जाती है और काफ़ी रिलीफ फील करने लगती है, जैसे वो अब सेफ हो। अब वापस से सीन चेंज होता है और एक फ्लाइट के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स को दिखाया जाता है। इसी बीच हम एक रूड किस्म के इंसान को देखते हैं जो कि एक एयर होस्टेस से काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हुए उसे सर्व की गई रामेन नूडल्स की कंप्लेन कर रहा है, और इन सारे मसलों को एक लड़का अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो उस रूड इंसान को कहता है कि क्या तुम साइंस नहीं जानते हो, ज़मीन के इतने ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से यहाँ नूडल अच्छे से नहीं पकते हैं, इसलिए तुम कंप्लेन मत करो और इसे खा लो, और अगर तुम्हें इसे नहीं खाना है तो तुम्हारी वीडियो जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है वो पूरे इंटरनेट पे कल तक छा जाएगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इंसान एक जीनियस इंजीनियर है और इसे साइंस की बहुत नॉलेज है, और इस जीनियस इंजीनियर का नाम हातिसुल रहता है। अब उस रूड इंसान के साथ मैटर सॉल्व करने के बाद हातिसुल अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। तभी एक इंसान हातिसुल की फ़ोटो क्लिक करते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस इंसान की ओर हातिसुल इसलिए नहीं देख रहा होता है क्योंकि वो इंसान मर चुका था, लेकिन हातिसुल उस मरे हुए इंसान को सुन पा रहा था और देख भी पा रहा था, लेकिन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पे हम हातिसुल को कुछ पिल्स लेते हुए भी देखते हैं। अब अचानक से दिखाया जाता है कि उस प्लेन से एक बर्ड आके टकरा जाती है और प्लेन में एक होल हो जाता है, जिसके कारण प्लेन के कैप्टन को काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है, और इसी कारण से प्लेन की कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है। प्लेन काफ़ी ज़्यादा सेक करने लगती है और पैसेंजर्स को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसी दौरान हातिसुल के सर पे एक सूटकेस गिरती है जिसके कारण वो बेहोश होने लगता है। और यहाँ पर एक अजीब सी बात होती है कि जब हातिसुल की आंखें बेहोश होने के कारण बंद होने लगती है तो हातिसुल को उसी इंसान का ख्याल आ रहा होता है जिसे थोड़ी देर पहले हातिसुल की पिक्चर लेते हुए दिखाया गया था।
लेकिन फिर भी हाथेसुल हालात को देखते हुए प्लेन के कैप्टन के पास जाता है और प्लेन में हुए होल को सेलो टेप से कवर करने के बाद कैप्टन के सीट पर बैठ जाता है और पायलट की हेल्प करने लगता है और प्लेन को क्रैश होने से बचाने के लिए प्लेन के कुछ वायर्स और इक्विपमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच जब वो वायर्स को फिक्स कर रहा होता है तो उसके फ़ोन पर स्योंगबुक नाम के एक आदमी का कॉल आता है और स्योंगबुक हाथेसुल को जल्दी आने को कहता है। इन दोनों के कन्वर्सेशन से यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि हाथेसुल क्वांटम एंड टाइम नेम के कंपनी का CEO रहता है एंड ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि हाथेसुल और स्योंगबुक काफ़ी पुराने दोस्त हैं। अब ये दिखाया जाता है कि कुछ ही सेकंड्स में प्लेन क्रैश होने वाली रहती है। अब अचानक से सीन चेंज होती है, हमें प्लेन क्रैश होने के 1 मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हम हाथेसुल को हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए देखते हैं और उसके ख्याल में फिर से एक बार वही शख्स होता है जो कि मर चुका था, लेकिन हाथेसुल अब भी उसे देखा करता है। अब अचानक से हाथेसुल को होश आता है और इसी के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि पूरे सियोल में हाथेसुल के क्रिटिकल कंडीशन की न्यूज़ फैल चुकी है और बहुत सारे लोग हाथेसुल के जल्दी ठीक होने के लिए प्रे भी कर रहे हैं। अब हमें हाथेसुल का बॉडीगार्ड दिखाया जाता है जो कि हाथेसुल के घर पे है और हाथेसुल को किसी लड़की जिसका नाम ली हैना है उसका आया हुआ लेटर देता है। यहीं पे साइड में स्योंगबुक खड़ा होता है जो कि काफी गुस्से में है। वो हाथेसुल को बोर्ड रेजोल्यूशन देता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर कंपनी का CEO हाथेसुल ऐसा ही करता रहेगा तो उसे जल्द ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद हाथेसुल और स्योंगबुक में काफ़ी बहस होती है जिसमें स्योंगबुक हाथेसुल को कहता है कि उसे पिल्स लेनी छोड़ देनी चाहिए, पिल्स के बदले उसे अब थेरेपी लेना चाहिए। और यहाँ पर स्योंगबुक जब तेहन नाम के इंसान का जिक्र करता है तो हाथेसुल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब सीन चेंज होता है तो हम हाथेसुल को स्योजीना नाम की लड़की के साथ बैठे हुए देखते हैं जो कि हाथेसुल से उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन हाथेसुल स्योजीना के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहा था और बार बार पिल्स प्रिस्क्राइब करने को कह रहा था, लेकिन स्योजीना इनकार करते हुए कहती है कि इस बार मैं आपको पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि कंपनी ने मुझसे आपकी हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि स्योजीना हाथेसुल की थेरेपिस्ट होती है तो वो हाथेसुल से एज ए थेरेपिस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है जिसे सुन हाथेसुल काफ़ी घबरा जाता है। दरअसल स्योजीना उसके भाई तेहन के बारे में पूछती है जो कि मर चुका था और तेहन ही वो शख्स था जिसका ख्याल हाथेसुल को बार बार आया करता था और इन ख्यालों के कारण हाथेसुल पिल्स लिया करता था। जब स्योजीना हाथेसुल से उसके भाई तेहन के बारे में पूछ रही होती है तभी हाथेसुल अपने भाई के उन बातों को सोचने लगता है जो उसने मरने से पहले हाथेसुल को कही थी। दरअसल तेहन ने अपने भाई हाथेसुल से कहा था कि मैंने उन लोगों को देखा है जो इस दुनिया के नहीं होके भी इस दुनिया में रहते हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस भी था। वो तुम्हें ढूंढ भी रहे हैं और मेरा भरोसा करो वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ बार बार आते रहेंगे। लेकिन तेहन की इन सारी बातों को हाथेसुल इग्नोर करते हुए चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाथेसुल कार में अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहा होता है, तभी उसके कार के सामने एक इंसान आ खड़ा होता है और ये इंसान उसी क्रैश हुए प्लेन का पायलट था जिस प्लेन को हाथेसुल ने क्रैश होने से बचाया था। पायलट हाथेसुल से पूछता है कि क्या हाथेसुल कंट्रोल ब्यूरो है और ये बात पूछने के बाद पायलट हाथेसुल को एक पेन ड्राइव देते हुए ये बात बताता है कि प्लेन जब क्रैश हुई थी उस दिन प्लेन से बर्ड नहीं टकराई थी बल्कि वो चीज एक सूटकेस थी। अब पायलट काफी डरा हुआ था। हाथेसुल को सारी बातें बताने के बाद पायलट अचानक से चला जाता है। पायलट ने हाथेसुल को जो पेन ड्राइव दिया था उसे वो घर जाकर के देखता है और देखने के बाद हाथेसुल काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि सच में सूटकेस ही प्लेन से टकराई थी। और हैरानी वाली बात तो ये है कि वो सूटकेस तेहन पकड़े हुए था और यहाँ पर तेहन का फेस काफ़ी अजीब दिखाया गया है। अब सीन चेंज होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ओनर के रेस्टोरेंट से 15,000 वोन चुरा लेता है
और जब इसके ओनर को 50,000 वोन अपने पर्स से मिसिंग लगते हैं तो वो उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। लेकिन वो लड़का अपने ओनर के बहुत पूछने पर भी कहता है कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। कुछ देर बाद हम इसी लड़के को कॉल पर किसी से बात करते हुए देखते हैं और फ़ोन पर इसकी बातों से मालूम चल रहा होता है कि उसने किसी जगह के रेंट को पे करने के लिए पैसे चुराए थे एंड वो किसी गोयून के बारे में फ़ोन पे पूछ रहा होता है। अब ये लड़का फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है कि इसे कुछ आवाज़ आती है। दरअसल यहाँ पर हम सेहे को देखते हैं जो कि सड़क पर फेंके हुए सामान से खाना ढूंढ रही थी। गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम चोय जे सुन रहता है। अब जैसे ही सेहे के पास चोय जे सुन जाता है तो सेहे उसे डराती है और उसे खाना देने को कहती है। अब चोय जे सुन सेहे को अपने रेस्टोरेंट ले जाता है और काफी सारा खाना खाने को देता है। चोय जे सुन सेहे की हालत को देखकर पुलिस को फोन कर रहा होता है क्योंकि सेहे को देखकर ये लग रहा होता है कि वो कहीं से भाग कर आ रही है। इनफैक्ट सेहे के पास स्लीपर्स भी नहीं थे, उसके पास बस एक सूटकेस थी। इस सीन में सेहे का बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता है। और तो और जब चोय जे सुन टीवी पे लॉटरी विनर्स के नंबर को सुन रहा होता है तो सेहे उन नंबर्स को पहले ही बोल देती है। मतलब टीवी में दिखाए जाने से पहले सेहे को लॉटरी टिकट्स के विनिंग नंबर के बारे में पता होता है। लेकिन इसी वक्त टीवी पर क्वांटम एंड टाइम कंपनी के सीईओ के बहादुरी के बारे में न्यूज आती है जिसे सुनने के बाद सेहे बेहोश हो जाती है। लेकिन जब सेहे की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और चोय जे सुन उसके सामने खड़ा होता है। सेहे उठने के बाद डर जाती है और अपने सूटकेस के बारे में चोय जे सुन से पूछने लगती है, लेकिन सूटकेस वहीं जमीन पर रखा हुआ होता है। अब सेहे सूटकेस को चेक करती है और इस सीन में हम देखते हैं कि सूटकेस के अंदर सेहे की एक डायरी, उसके मम्मी पापा की एक लॉकेट और बहुत सारी अजीब चीजें थी जो कि देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब सेहे अचानक से चोय जे सुन से कहती है कि उसे अभी तुरंत हातेसुल से बात करनी है। लेकिन क्योंकि हातेसुल का फोन ऑफ होता है तो वो उसके ऑफिस के नंबर पर कॉल लगाती है। उसकी हातेसुल से बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन सेहे हातेसुल के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है। और इधर हम हातेसुल को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ के गिम्पो नाम की किसी जगह पे जाता है और अपने लोकेशन पर पहुंचने के बाद हातेसुल बहुत सारे फ्लैग्स लेकर वहां के जमीन पर पॉइंट आउट करने के बाद लगाने लगता है। लेकिन फ्लैग्स को जमीन पे लगाते हुए उसे एक सूटकेस मिलता है। लेकिन इस सीन में जब हातेसुल फ्लैग्स को जमीन पे लगा रहा होता है तो वो अपने भाई के बारे में सोचने लगता है। दरअसल हातेसुल को हर दिन हर वक्त बस ये रिग्रेट फील होता है कि क्यों उसने अपने भाई को इग्नोर किया, क्यों उसकी कही हुई बातों पे भरोसा नहीं किया और क्यों अपने भाई के साथ अच्छे पलों को बिताने की कोशिश नहीं की। और आज भी वो चाहता है कि काश वो एक बार टाइम को पीछे कर अपने भाई से बात कर सके, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इन सारी रिग्रेशन के साथ जीना हातेसुल के लिए आसान नहीं है और इसी वजह से हातेसुल न चाहते हुए भी पिल्स लेता है। अब हमें दूसरे सीन में प्लेन का वही पायलट दिखाया जाता है जिसने हातेसुल को पेन ड्राइव दिया था। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी ने इस पायलट के कार के ऑयल पाइप को तोड़ दिया है और अगर अब कार को कोई स्टार्ट करेगा तो कार ब्लास्ट हो जाएगी। अब हम वापस से पायलट को देखते हैं जो कि कार के अंदर आके बैठ जाता है और वो जैसे ही कार को स्टार्ट करने वाला होता है उसके फोन में किसी न्यूज़ रिपोर्टर का कॉल आता है। फोन पर पायलट काफी डर डर के ये कहता है कि प्लेन क्रैश होने के दौरान जो कुछ भी उसने देखा वो काफी डरावना था और वो ये सारी बातें उस न्यूज़ रिपोर्टर को बताएगा। अब हम वापस से सेहे को देखते हैं जो कि अपने वॉइस मैसेज में हातेसुल को कह रही है कि सूटकेस अगर तुम्हें मिले तो तुम मत खोलना, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अगर तुम सूटकेस खोल लेते हो तो तुम्हारे जान को खतरा है, वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन क्योंकि हातेसुल को सूटकेस फ्लैग लगाने के दौरान ही मिल चुकी है तो वो उस सूटकेस को ओपन कर रहा होता है और इस सीन में हातेसुल सूटकेस को खोलने के लिए वही पासवर्ड डालता है जो कि उसका भाई तेहन हमेशा यूज करता था।
और अजीब बात यहाँ ये होती है कि ये पासवर्ड डालते ही सूटकेस खुल भी जाता है। इधर वापस से हम पायलट को देखते हैं जो कि कार को स्टार्ट करता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जानता है कि अब वो मरने वाला है और कार स्टार्ट करते ही कार ब्लास्ट हो जाती है। और इधर हादेसुल जो कि सूटकेस को ओपन कर चुका है। इस सीन के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।